नमस्कार, पोस्टमार्टम के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और आज के इस अंक में हम इस खबर पर पोस्टमार्टम करेंगे कि राजनीति में अलगाववाद तो रहा है, लेकिन क्या फिर से अलगाववाद की राजनीति भारी पड़ने लगी है। खास करके 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे भी जीत कर आए जो जेल में है और बड़े संगीन आरोपों में जेल में है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत कर आए। कल जिस तरह से तमाम सांसदों ने शपथ ली, लेकिन वो चेहरे संसद में नहीं दिखाई दिए, चूंकि कानून अभी उन्हें वो इजाजत नहीं दे रहा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे न्यूज रूम 24 आवाज के सीनियर सहयोगी मेरे साथ हैं, पवन शर्मा जी और दीपक खजूरिया जी। पवन जी, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि राजनीति में अलगाववाद तो रहा है, लेकिन क्या इस चुनाव में दो तीन चेहरे जो है वो जीत कर आए और इस तरह से विनिंग मार्जिन से लेकर आए कि क्या ये लगने लगा है कि अलगाववाद की राजनीति फिर से हावी होने लगी है देश के संसदीय चुनावों को लेकर या चुनावी राजनीति में? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें दो चेहरे मैं कहूँगा कि जो इस समय जेल में हैं। अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी विचारधारा से, और इंजीनियर रशीद जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, और भी बहुत से लोग थे जो पहले जीते थे, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान वो भी अलगाववादी विचारधारा से थे। अब जो तीन लोग जीते हैं, एक सरबजीत सिंह जो ठीक है इंदिरा गांधी, हाँ, जो उसमें उनका बेटा जो है वो जीता हुआ है, वो बाहर है, उसने शपथ ले ली। दो लोग, इनको कानून ने इजाज़त नहीं दी, कानून ने इजाज़त ना दी, इनको जमानत नहीं मिली। लेकिन अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई, 35 से हट गया। कश्मीर के अंदर G20 शिखर सम्मेलन हो गया। कश्मीर के अंदर बाहरी मुल्कों के जो डेलीगेशंस थे, नुमाइंदे थे, वो आना शुरू हुए। डल गेट के ऊपर फेस्टिवल हो गए। तमाम कश्मीरी खुश थे और वहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क्स थे उनकी वजह से लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हर घर तिरंगा मुहिम चली, कश्मीर के भीतर गांव-गांव में, स्कूलों में तिरंगे देखने को मिले। लेकिन इलेक्शन हुई, इलेक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इंजीनियर रशीद जेल के अंदर बैठ के पर्चा भरते हैं और वहां से एक अलगाववादी, कम समय में अलगाववादी विचारधारा का व्यक्ति इतने मार्जिन से जीत जाता है जो कम से कम अपने एरिया की लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लीड ले जाता है। और वही हाल पंजाब के भीतर अमृतपाल सिंह और दूसरा सरबजीत सिंह, उन्होंने भी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया था, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर लीड लिए। तो ये संकेत आने वाले दिनों में कुछ और ही दर्शाते हैं। दीपक जी, जैसा चुनाव जब इंजीनियर रशीद ने जीता, उमर अब्दुल्ला का बयान कि क्या ये चुनाव की जीत इंजीनियर रशीद को जेल से रिहाई दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी? क्या ये सवाल राजनीतिक था कि बीजेपी की तरफ इशारा था? जबकि जो जेल में बंद होने की जो बात है वो तो जाहिर सी बात है कि कानून के दायरे के तहत वो सब हुआ है और कानून जो है वो अभी तक इंजीनियर रशीद को बाहर या उनकी बेल की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो राजनीतिक बयान माना जाए, बजाय इसकी कि कानून की परिभाषा के तहत जो है वो इंजीनियर रशीद आज जेल में है। अभी तक उनको संसद की सदस्यता के लिए भी जो है वो इजाज़त नहीं मिली। देखिए, दो पॉइंट्स हैं इसमें सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो जो उमर अब्दुल्ला का बयान उस दिन आया, वो बयान सीधे सीधे उनकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय वो इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट एमएलए थे लंगेट से। उस दौरान कई बार ऐसा होता था, हम लोग तो असेंबली कवर करते थे, आप भी वहाँ होते थे, टकराव क्या वो इनको मार्शल आउट करा देते थे किसी चीज़ को लेकर, अगर वो सीएम की किसी बात पर इंटरप्ट करते थे। आज वही शख्स इतना बड़ा हो गया कि उसने उसी पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया और उस मेन स्ट्रीम पार्टी के नेता को हराया जो कश्मीर में बहुत बड़ा जिनका वर्चस्व है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो उनका स्टेटमेंट उसके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। मगर अगर टेक्निकल बात देखी जाए, सबसे पहले कि कानून के दायरे में, तो अमृतपाल सिंह जो पंजाब से खंडूर साहिब से एमपी बना है, वो एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है असम की, अपने 8 और साथियों के साथ 9 लोग बंद हैं। जो इंजीनियर रशीद है, ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2016 से बंद है और ये भी कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब बड़ी बात यह है, टेक्निकल बात यह है कि कल इन दोनों ने शपथ नहीं ली क्योंकि कानून ने इनको इजाज़त नहीं दी।
अगर पब्लिक आपको वोट डाल के जिताकर भेज देती है, मगर आप कानून उससे ऊपर है, देश का कानून के दायरे भी कुछ हैं, इजाज़त नहीं मिली। मगर आज एक बयान आया है अमृतपाल सिंह के वकील का, जो खुद फॉर्मर एमपी रहा है। उनका कहना है कि 60 दिन का इजाज़त होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 60 दिन के भीतर कोई भी एमपी शपथ कभी भी ले सकता है। और अगर 60 दिन में उनको जमानत नहीं मिलती और शपथ ग्रहण नहीं होता, तो 60 दिन अगर आप अपनी सीट पर एक बार भी नहीं गए सांसद लगने के 60 दिन के भीतर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मान्यता है वो बर्खास्त हो सकती है और उस सीट पर दोबारा चुनाव भी हो सकता है। तो अभी भी आप जो है दोनों ये एमपी जो हैं लटके हुए हैं, क्योंकि एक तो शपथ नहीं हुई, वो बड़ी बात नहीं है, अभी 60 दिन पड़े हैं और ये 60 दिन कल से शुरू होगा जब से सांसद का सदन जब से सांसद शुरू हुई, क्योंकि बनना सांसद अलग चीज़ है, सर्टिफिकेट मिलना। शपथ ग्रहण किससे आप सांसद बन जाते हो, पार्लियामेंट में जा सकते हो। हाँ, अब बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर इनको इजाज़त मिल भी जाती है, जैसे पवन जी ने बताया कि इससे पहले सरबजीत सिंह खालसा ने भी तो कल शपथ ली, जो फरीदकोट से जीत के आए हैं इंडिपेंडेंट, और साथ ही साथ इससे पहले सिमरनजीत सिंह मान भी थे। मगर बड़ी बात यह है कि अलगाववाद कहीं ना कहीं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से होकर देश की संसद के अंदर पहुंच रहा है, क्योंकि जो अलगाववादी मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो जीत के जाते हैं तो अपनी बात भी करते हैं। खैर 543 सांसदों के बीच 2 या 4 हम ये बात करेंगे, राजनीतिक बयान देना हो कि असर नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं अगर लोगों ने उनको चुना है तो इसका ये मतलब है कि असर हो सकता है। और सियासत में अलगाववाद, जैसे आज की डिस्कशन का टॉपिक है, ये बेहद खतरनाक देश के लिए। पवन जी, अब इसमें यह है कि दोनों सदस्य जो है वो मान लीजिए कल को उनकी बेल हो जाती है, वो संसद पहुंचते हैं, संसदीय सत्र में बैठते हैं, क्या वो उसी विचारधारा की बात करेंगे, उसी विचारधारा के सवाल उठाएंगे? क्योंकि पहले भी कई ऐसे सांसद रहे हैं, सिमरनजीत सिंह मान का आपने जिक्र किया, कई ऐसे सांसद भी रहे हैं, इवन के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वो राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते, इस तरह की बातें भी चली। तो ये एक बड़ी नज़र होगी इस बात पर कि ये दोनों जो सदस्य हैं संसद सदस्यता लेने के बाद अगर इनकी बेल होती है तो क्या ये उसी विचारधारा की बात रखने की कोशिश करेंगे, प्रमोट करेंगे, या अगर इनको बेल नहीं मिलती, जिस तरह से अभी दीपक जी ने बात कही, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? इसमें 2 पहलू है। एक तो अगर उनको जमानत नहीं मिली तो वो सांसद नहीं बन पाएंगे। दूसरा, अगर नहीं बन पाए तो जिन इलाकों से वो जीत कर आए वहां का रिएक्शन क्या होगा, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, और अगर खुदा न खास्ता उन इलाकों में विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे तो फिर एक नहीं कई विधायक विचारधारा यही वाली लेकर जीत कर आएंगे। वो एक नया, क्योंकि उनको वैसा सिग्नल तो मिल गया। अब कहानी ये है कि ये दोनों, इंजीनियर शीद और अमृतपाल सिंह, दोनों ने इलेक्शन जेल के अंदर से लड़ा, दोनों की विचारधारा देश के खिलाफ है, अलगाववाद की विचारधारा है। इंजीनियर शीद जब लंगेड़ से इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आया था विधानसभा के अंदर, जब उसने शपथ ली थी एज ए विधायक, उसके बाद जितने भी वो सत्र उसने अटेंड किए, उसने वहाँ पर कभी भी अलगाववादी विचारधारा की कोई बात नहीं की थी। उसने अपने इलाके के लोगों की मांगें रखी थी। हाँ, सदन से बाहर उसने कई बयान दिए थे, एक बार उसने बीफ पार्टी भी की थी, वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन जब एक संविधान के तहत आप शपथ ले लेते हो, भारत के आइन को मानते हो, उसके अंदर आप उस छत के नीचे बैठते हो, तो वहाँ पर जैसा पहले आपने कहा कि इतना बड़ा 543 हैं, दीपक ने कहा कि उसके अंदर 1-2 लोग जो हैं वो उनका असर नहीं होगा, जाहिर सी बात नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान ने तब उसके ऊपर अड़ंगा डाला था, मैं कृपाण लेकर अंदर जाऊँगा, तो वो नहीं गए, बाहर रहे। ये लोग अगर शपथ ले लेते हैं, जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे, अगर वहाँ पर जो कोई अलगाववादी विचारधारा का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, बात रखते हैं, तो वो एक चिंता का विषय होगा। उसके ऊपर जो पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष के लोग जो होंगे, उनका क्या एक्शन होगा। देखो, दोनों इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, अगर कोई वो ऐसी बात करते हैं, भाजपा उसका विरोध करती है, तो क्या कांग्रेस भी उसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों चेहरों का जीत कर आना, ये देखना बड़ा खास है और जरूरी है कि उनको किस विचारधारा के तहत वहां के लोगों ने जितवाया कि ये इन मुद्दों पर, इन बातों पर देश की संसद में बात जाकर रखें, क्योंकि उनको कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो देखना ही है
और कल को अगर वो विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी करते हैं तो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को किन मुद्दों पर एड्रेस करना है? इसमें एक बड़ी चीज और ये भी है, कश्मीर और पंजाब दोनों में बहुत अंतर है। कश्मीर के भीतर इंजीनियर शीर की जो विचारधारा है वो पाक परस्त है, पाकिस्तान के प्रो पाक है। जो वहाँ पर खालिस्तान की मूवमेंट है, प्रो खालिस्तान है, वो अपना वो करते हैं। लेकिन अमृतपाल सिंह का वहाँ के ऊपर जो सोशल वर्क है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंजीनियर शीर की बजाय, क्योंकि वहाँ पर अमृतपाल सिंह ने बहुत से ऐसे सेंटर खोले थे जो वहाँ पर युवाओं को ड्रग्स से छुटकारा दिलवाने के लिए और साथ में सिक्खी के प्रचार के लिए, मतलब अपने सिखिज्म का प्रचार जो है वो उनकी, उसका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उसने ये कहा था कि आप जब गुरुद्वारा साहब के अंदर आप आ जाते हो, जब वहाँ पर वो दीवान सजाया जाता है जहाँ पर ग्रंथ साहिब को रखा जाता है और आप उसके सामने एक चेयर लगा देते हो कि कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते, बराबर बैठेंगे, तो फिर आप उस ग्रंथ साहिब से ऊपर थोड़ी हो सकते हो। तो इस तरह के मुद्दे जो थे वो लोगों के भीतर उसने अपनी जगह बनाई थी। भले ही उसकी जो विचारधारा है वो खालिस्तानी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो लोगों को अच्छे लगे थे। लेकिन कश्मीर की और पंजाब में बहुत फ़र्क है। कश्मीर के अंदर एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर जमायत इस्लामी का प्रभाव रहा है, और ख़ास करके जमायत इस्लामी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग है उसका भी प्रभाव बहुत से इलाकों में है, और उनका जो एजेंडा है वो पंजाब से अलग है। और यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि 13-14 विधानसभा में लीड है, कल को जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं, इंजीनियर सीधा अपनी पार्टी खड़ी कर लेता है वहाँ पर लड़कों को खड़े कर देता है, तो उस समय जो नतीजे आएंगे बहुत चौंकाने वाले। तो सरकार के लिए भी ये कम से कम सोचने वाली बात है कि अगर कानून इजाज़त देता है उनको तो वो संसद में आ जाएंगे और सांसद बन गए, अगर नहीं तो सरकार के लिए दोबारा उन इलाकों में चुनाव कराने पड़ेंगे। देखिए उसमें तो इलेक्शन कमीशन का सीधा सा जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन है कि 60 दिन, जो संसद का रूल है कि 60 दिन अगर कोई भी एमपी अपनी शपथ लेने से पहले मतलब शपथ नहीं ली है और 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसकी मान्यता रहती है। लेकिन लोग जो है वो दीपक जी, लोग टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते, लोग शायद सरकार को इसके लिए सीधा जिम्मेवार ठहराएंगे कि सरकार ने जो है वो उनकी। मैं आपको दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ कि जहाँ सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बात है, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इसके तह तक जाने वाली जो हम टॉपिक कर रहे हैं कि सियासत में अलगाववाद क्यों, उसका कारण एक ये है, बहुत गंभीरता से बड़ा सीरियसली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमारी डिस्कशन देख रहे हैं जितनी भी जम्मू कश्मीर में हैं, तो सबको ये ध्यान देना चाहिए हमारी डिस्कशन पे, और शायद उनको ये डिस्कशनें अपने ड्राइंग रूम या दफ्तरों में भी करनी चाहिए कि क्या लोगों ने अलगाववादियों को क्यों चुना, आखिर क्या मेन स्ट्रीम लीडर्स से लोग उब चुके हैं, क्या लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, क्या कम्पिटिट नहीं है। आप इतनी बड़ी पार्टी मतलब आप खुद सोचिए बीजेपी को दिल्ली में बैठकर भी इस पर सोचना चाहिए कि आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया बारामूला से, आप क्यों कह रहे थे कि आप सजाद लोन को सपोर्ट करिए, क्योंकि सजाद लोन खुद भी तो एक अलगाववादी विचारधारा से आते हैं। और अगर लोगों ने आपको जवाब दिया है कि आप एक अलगाववादी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वो नहीं पसंद, हम दूसरे अलगाववादी को जिताएंगे, तो अगर दूसरा ये उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर अगर उनकी दादा के समय से ये पार्टी मतलब 1948 से ये पार्टी बनकर उनकी मैक्सिमम टाइम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है वहाँ पे, अब्दुल्ला परिवार का रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको कारण खोजने चाहिए। और सेम अमृतपाल के साथ पंजाब के लोगों ने भी, अगर खंडूर साहिब के लोगों ने अमृतपाल को चुना तो एक तो कारण वारिस पंजाब ने कुछ सोशल काम किए, मान लेते हैं, मगर दूसरी बात यह आ जाती है कि लोगों ने क्यों अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा के कैंडिडेट को वहां नहीं जिताया। तो ये पार्टियों के लिए सीरियस बात है। पहले देखिए, सीधी सी बात है, अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग के कैंडिडेट पसंद नहीं हो तो ही लोग अलगाववाद की तरफ जाएंगे, अदरवाइज लोग अलगाववाद को नहीं। इसमें आप देखो ना, उमर अब्दुल्ला का हारना, जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री और वो खानदानी पार्टी जिसने कश्मीर के भीतर इतने साल राज किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये वही सीट है बारामूला जिससे एक बार आपके मुजफ्फर हुसैन बेग जीत के आए हैं, कभी आपके पढ़े लिखे बहुत बड़े वहां से नेता जीते हैं, तो आखिर लोग तो वही है ना, वोटर, उन वोटर से। और आज लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़ा लिखा वोटर अलगाववाद को वोट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये वजह है। कि जो सरकार कह रही थी कि 10 सालों में गवर्नमेंट ने जो है वो कश्मीर को बदल दिया,
वहाँ पे अलगाववादी विचारधारा को ख़त्म कर दिया, पत्थरबाजी का दौर ख़त्म हो गया, आतंकवाद जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है, अब लोग अलगाववाद की तरफ नहीं जा रहे। क्या ये उस पर भी एक सवाल ये निशान लगता है कि सरकार जो क्लेम कर रही है उसके बावजूद इंजीनियर रशीद का जीत का राना इस विचारधारा के साथ? बिल्कुल ये सवाल खड़े करता है। जैसा दीपक ने कहा कि पार्टियों को मंथन करना होगा, और जाहिर सी बात है कि जब आपके 10 साल के टेन्योर में कश्मीर के भीतर तमाम आपके भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहाँ पर डेरा डाले रहे, तमाम लोगों को उन्होंने संगठन के साथ जोड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना संगठन मजबूत किया, लेकिन नहीं कर पाए चुनाव जब आपने चुनाव लड़ना था आपने सरेंडर कर दिया। हो सकता है आपकी कोई जो नीति है वो दूर की नीति हो, बाद में लोगों को समझ आए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसके बीच में आपकी इस नीति के ऊपर एक छोटा सा बीज उभर कर बाहर आ गया है। अलगाववाद जो ठप हो रहा था वो बंदा MP बन के बाहर आ गया। नहीं, कल को अब तो इसका और एक अगर थोड़ा सा अगर आगे चर्चा को देखें तो कल को ये 2-3-4 लोग जितने भी हैं ये एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करके पैरेलल जो है वो तमाम स्टेट्स में इलेक्शन लड़े, कहाँ इनको कैसी गुंजाइश मिल सकती है। तो ये चीज तो वही हमने कहा कि अलगाववाद की राजनीति जो है वो अलगाववाद का चेहरा एक नहीं है, अलगाववाद के बहुत से चेहरे हैं। आपको कोलकाता में मिलेंगे, पंजाब के मिलेंगे, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य जो हैं वहां पर हर तरीके का अलग अलग अलगाव। तो ये तो इनको हो गया कि स्पेस तो है हमारे लिए, हमने वो स्पेस ले ली इस 2024। ये इंडिकेशन बाकी वालों को मिल रही है कि यस इफ दे कैन, हम भी तो कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कानून जो है वो क्या इस पर यहीं ब्रेक लगाता है या ये प्रथा आगे बढ़ती है। अलगाववाद की विचारधारा, अलगाववाद की राजनीति का सिलसिला फिर से शुरू होता है, चूंकि अगर इन दोनों चेहरों को, दोनों सांसदों को बेल मिल जाती है तो ये संसद में बैठेंगे और वो बीज जो है वो जिस तरफ इशारा किया पवन जी ने, उस बीज का पौधा और पौधे का पेड़ जो है वो बन सकता है। और अगर कानून जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, दोनों सांसदों की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है, दोनों को संसद में जाने का मौका नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर एक बड़ी चोट होगी कि अलगाववाद की विचारधारा या अलगाववाद की राजनीति को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए देश का संविधान, देश का कानून क्या कहता है, क्या इजाज़त देता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं क्लोज करूँगा। डिस्कशन हो गई, बहुत बढ़िया रही, लेकिन मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो भी हमारा कार्यक्रम आप देखते हैं उस कार्यक्रम के ऊपर अपने व्यूज़ दें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब मंच है, फेसबुक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलते रहेंगे। आपको आप क्या देखना चाहते हैं हमसे, और वो भी बताएं। आप अपने सुझाव दें कि आप कैसे कार्यक्रम द न्यूज़ रूम आवाज़ पर देखना चाहते हैं, और अगर आप हमारे कोई कार्यक्रम जो देखते हैं उन पे अपना रिव्यू भी दें, अपने व्यू दें और अपना आइडिया बताएं कि जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के हालात, समाज के किस तरह के कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर बहुत खरे उतरें और आपको बेहतर जो है इंफॉर्मेशन के साथ अच्छे कार्यक्रम दें। और कोई सुझाव, जिस तरह से कहा भी, कोई टॉपिक आपके अगर आपको लगता है कि इस पर एक सामाजिक बहस छेड़नी चाहिए, समाज को इसके ऊपर चिंतन मंथन करना चाहिए, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं।